गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आप सभी का जीताएस के ऑनलाइन क्लासेस में। जीताएस चैनल की जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी उत्तराखंड अपर पीसीएस की मुख्य परीक्षा की जो क्लासेस चल रही हैं, उसमें मैं आपके सामने आपके सम्मुख आया हूं। उसके फर्स्ट पेपर को लेकर के फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है यानी सामान्य हिंदी, फर्स्ट पेपर से अभिप्राय हमारा है यूके अपर पीसीएस फर्स्ट पेपर से मतलब आपका है सामान्य हिंदी। जो सामान्य हिंदी है आपका, इसके अंतर्गत हम हिंदी की जो व्याकरणिक व्यवस्था है उसको पढ़ते हैं, हिंदी की शब्द संरचना को पढ़ते हैं, हिंदी के शब्द भेद को पढ़ते हैं, वाक्य संरचना को पढ़ते हैं। और इन सभी के साथ साथ कुछ हिस्सा जो होता है आपका इसमें वो होता है आपके कंपोजिशन वाला, उसका कंपोजिशन वाला पार्ट होता है रचनात्मक हिंदी, जिसके अंतर्गत रचनात्मक हिंदी के अंतर्गत आपको अपठित गद्यांश भी आते हैं, पल्लवन लेखन भी इस बार नया सिलेबस में ऐड ऑन किया हुआ है। और इसके साथ साथ कुछ आपको ऐसे चीज़ें पूछ ली जाती हैं जो पूरी तरह से रचनात्मक होती है, जैसे स्लोगन लेखन वगैरह, कोई विषय या मुद्दा दिया हो उसके ऊपर स्लोगन लिखना, ये सब रचनात्मक हिस्से में आता है। इसके साथ साथ एक ड्राफ्टिंग वाला सेक्शन भी है जिसमें आपको पत्र लेखन से संबंधित जो भी औपचारिक पत्र हैं, शासन प्रशासन के क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले जो औपचारिक पत्र हैं उनके प्रारूप से संबंधित प्रश्न होता है। ये प्रश्न क्वेश्चन आंसर स्टाइल में भी होता है, प्रश्नोत्तर शैली में भी होता है, और इसके साथ साथ सिचुएशनल क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे कोई सिचुएशन आपके समक्ष रख दी जाती है और उस पर आपको अपने ड्राफ्टिंग करनी होती है निर्धारित फॉर्मेट में, कि इस फॉर्मेट में वो आपके निर्देश में रहता है कि भाई आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। इसके बाद जो पार्ट है आपका रचनात्मक भाग का, उसमें आपको रिपोर्ट लेखन वगैरह भी इस बार नया शामिल किया गया है। प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं, क्या होता है प्रतिवेदन। पहले जो इसमें हिंदी की संवैधानिक स्थिति से रिलेटेड जो टॉपिक था उस टॉपिक को इस बार बाहर कर दिया गया है, वो टॉपिक नहीं है। राजभाषा से संबंधित जो भी आपके दिशा निर्देश हैं जो संविधान में उल्लिखित, वो वाला सेक्शन जो है इस बार हटा दिया गया है। और बेसिक मतलब हिंदी का कंप्यूटराइजेशन जो था वो भी सेक्शन इस बार नहीं है। तो सिलेबस में कुछ थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं, ठीक है। अब उन बदलावों को ध्यान में रखते हुए पहले आज हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि सिलेबस सबसे बड़ी चीज है, सबसे खास चीज ये होती है कि सिलेबस को भली भांति समझ लेना और फिर आगे की जो स्ट्रेटजी है, आपकी आगे की जो रणनीति है, वो आपको अपने सिलेबस के हिसाब से निर्धारित करना। जो भी लोग सिविल दे रहे हैं यहाँ पर स्टेट का, तो उन्होंने एक ट्रेंड तो देखा ही होगा यहाँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर ये बनाते हैं, पूरी तरह से सिलेबस को फॉलो किया जाता है। तो सिलेबस की जो मूलभूत समझ है वो आपको होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ सिलेबस को, जो आपका सिलेबस है उसको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ लेना, क्योंकि एक ही तथ्य को कई तरह से, कई तरीके से प्रश्नगत किया जाता है। प्रश्न करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो किसी तथ्य के सभी आयामों को समझना, सभी आयामों को खोलना, ये भी हमारे सिलेबस का ही पार्ट होता है, सिलेबस का ही हिस्सा होता है। तो आज हमारी जो चर्चा होगी आपके साथ वो होगी इसी विषय पर, सिलेबस पर। अब सिलेबस को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं उसको थोड़ा सा हम लोग एक बार डिटेल में जाते हैं, सिलेबस के डिटेल में आते हैं। जो आपका पहला पोर्शन है, पहला यूनिट जो है वो है आपका शब्द रचना।
ये है आपका पहला यूनिट, शब्द रचना। शब्द रचना जो है इसमें आपके मार्क्स जो दिए गए हैं वो 15 मार्क्स दिए गए हैं। अब देखिए शब्द रचना को समझने के लिए यहां पर देखिए शब्द रचना जो है, शब्द रचना के अंतर्गत 4 आपके मेजर टॉपिक होते हैं। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये 4 टॉपिक जो हैं आपके शब्द रचना से संबद्ध हैं। शब्द रचना से संबद्ध इसलिए हैं कि ये 4 ऐसे टॉपिक हैं, ये 4 ऐसे जो टॉपिक हैं इनके द्वारा नए शब्दों की रचना की जाती है हिंदी में। आपने देखा होगा संधि के द्वारा भी नए शब्दों का निर्माण होता है, सामासिक प्रक्रिया के द्वारा भी नए शब्दों का निर्माण होता है, उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर भी नए शब्दों का निर्माण होता है। उपसर्ग और प्रत्यय जो है इसको हमें ट्विन टॉपिक के रूप में देखना चाहिए, जुड़वे टॉपिक के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि कई बार एक ही प्रश्न में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पूछ लिए जाते हैं। तो इन्हें पढ़ना तो हमें अलग अलग है, लेकिन इससे संभावित प्रश्न जो होते हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं। और कई बार आपने ऐसे भी प्रश्न देखे होंगे कि एक ही प्रश्न में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इन चारों टॉपिक से इसको डिटेल में पढ़ना। यहाँ पर क्या है आपका कि यहाँ पर आपका पेपर जो है वो लिखना है, तो इसलिए जहाँ एमसीक्यू होता है वहां तो पकड़ना थोड़ा सा सरल होता है, देख के हम आसानी से टिक कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपका काम टोटली क्रिएटिव हो जाता है। तो आपको यहाँ पर परिभाषाएं सभी याद होनी चाहिए। सबसे खास चीज परिभाषाएं, चूंकि लिखना है तो परिभाषाएं सभी याद होनी चाहिए, और इसके साथ साथ परिभाषा से संबंधित जो उसके उदाहरण हैं, उससे जुड़े हुए उदाहरणों पर भी कुछ जो टेढ़े मेढ़े एग्जाम्पल्स हैं उन पर प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। तो हम लोग परिभाषाओं को लेके चलेंगे यहाँ पर इन सभी टॉपिक में, और परिभाषाओं के साथ साथ जो टेढ़े मेढ़े एग्जाम्पल हैं, सिंपल वाले एग्जाम्पल तो सभी कर ही लेते हैं, कुछ जो टेढ़े मेढ़े या एक्सेप्शनल जो अपवाद स्वरूप उदाहरण हैं, कई बार अपवाद वाले प्रश्न ज्यादा इसमें उठा दिए जाते हैं। तो शब्द रचना में ये आपका हो गया उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। अब देखो इसमें जो सीक्वेंस दिया है, पहले उपसर्ग दिया है, फिर प्रत्यय दिया है, फिर संधि दिया है, फिर समास दिया है। लेकिन पढ़ने का क्रम क्या होना चाहिए कि पहले आप संधि पढ़िए, फिर समास पढ़िए, उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय पढ़िए। क्यों? क्योंकि जब आप संधि नहीं जानते हैं तो प्रत्यय या उपसर्ग में बहुत सारे शब्द ऐसे बनते हैं जो संधि के नियम के हिसाब से, जैसे कई बार उपसर्ग जब जुड़ता है शब्द में तो वो संधि के नियम से हिसाब से जुड़ता है। तो यदि संधि आपको नहीं आती है तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में समस्या हो जाती है। तो इसलिए हम लोग जो पढ़ेंगे, हमारा जो सीक्वेंस रहेगा वो हम लोग पहले पढ़ेंगे संधि को, फिर समास को, फिर उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ेंगे। यहां पर आपको ये टेक्निक जरूर अपनाना चाहिए। इसके बाद है वचन एवं लिंग। अब वचन एवं लिंग वाला जो टॉपिक है, आप समझ सकते हैं कि वचन और लिंग से संबंधित हिंदी व्याकरण में कोई व्यवस्थित या सैद्धांतिक नियम नहीं है। वचन और लिंग पढ़ने के क्रम में हमें जितने भी नियमों की चर्चा करेंगे, हम लोग जिन भी बातों की चर्चा करेंगे, वो सारी की सारी जो होंगी वो व्यावहारिक होंगी। वचन और लिंग से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे व्यावहारिक नियमों पर आधारित होंगे। तो यहां पर हमें वचन और लिंग में परिभाषा और पहचान, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है ये दोनों। इसके बाद है आपकी व्याकरणिक कोटियां। व्याकरणिक कोटियां, व्याकरणिक कोटियों से अभिप्राय ये होता है कि जब हम व्याकरणिक कोटि या विकार के आधार पर शब्द के भेद करते हैं तो 2 भागों में शब्द के भेद किए जाते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनमें लिंग काल वचन कारक परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन हो जाता है। मतलब ऐसे शब्द या ऐसी व्याकरणिक कोटियां जो लिंग काल वचन कारक के सापेक्ष परिवर्तित हो जाती हैं उनको कहा जाता है विकारी शब्द, और जिन पर लिंग काल वचन कारक परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उनको कहा जाता है अविकारी शब्द या अव्यय। तो
विकारी शब्दों में आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 विकारी और 4 अविकारी मिलाकर के आपके 8 हो जाते हैं। तो यहाँ व्याकरणिक कोटियों में हमें इन 8 को पढ़ना होगा। वस्तुतः नाम यहाँ क्रिया विशेषण तक ही दिया गया है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि के नाम नहीं दिए गए हैं। लेकिन जब आप व्याकरणिक कोटियां पढ़ते हैं या अंग्रेजी में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो 8 के 8 पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस यहाँ तक आके रोक दिया क्रिया विशेषण तक, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें यहीं तक रोक देना है। हमें संबंध बोधक के बारे में भी जानना है, समुच्चय बोधक के बारे में भी जानना है, विस्मयादि बोधक के बारे में भी जानना है, निपात के बारे में भी जानना है, और उसके साथ साथ इनके अनुप्रयोग क्या होते हैं। अब जहां तक अनुप्रयोग की बात होती है, कोई भी चीज जब आप कोई भी सैद्धांतिक पक्ष पढ़ते हैं किसी भी चीज का, तो सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ उसके अप्लाइड पक्ष को भी पढ़ना होता है, अनुप्रयोग वाले पक्ष को भी पढ़ना होता है कि भाई इसका हम व्यावहारिक रूप में भाषा में उपयोग कैसे करते हैं, इन सब चीजों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो अव्यय के अनुप्रयोग से मतलब यही हुआ कि हमें क्रिया विशेषण के प्रयोग कैसे करने हैं, उनमें क्या क्या ध्यान या सावधानियां रखनी है, या संबंध बोधक क्या होते हैं, इनके प्रयोग कब, क्यों और किस तरह से किए जाते हैं, या समुच्चय बोधक क्या होते हैं और इनके प्रयोग कब, क्यों और किस तरह से किए जाते हैं। तो अनुप्रयोग में हमें यही चीजें देखनी होती है कि इसका प्रयोग कब किया जाता है, क्यों किया जाता है और किस तरह से किया जाता है। कैसे करेंगे तो ये शुद्ध कहा जाएगा, कैसे करेंगे तो ये अशुद्ध हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को हमें अनुप्रयोग के अंतर्गत देखना होता है। इसके बाद एक टॉपिक जो है आपका वाच्य परिवर्तन। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही टॉपिक होता है। अंग्रेजी में वॉइस होता है, हिंदी में वाच्य होता है। थोड़ा सा अंतर यहाँ पर ये हो जाता है कि अंग्रेजी में हम 2 ही वॉइस पढ़ते हैं, एक्टिव और पैसिव। हिंदी में जब आते हैं तो आपको एक्टिव पैसिव यानी कर्तृवाच्य कर्मवाच्य के अलावा एक और भाववाच्य भी पढ़ना होता है। यानी यहाँ पर जो हम वाच्य पढ़ेंगे, यहाँ वाच्य के हम 3 भेद या 3 प्रकार पढ़ेंगे। तो वाच्य में एक तो परिभाषागत अध्ययन करना, किसकी परिभाषा, उसके बाद उनकी पहचान करना कि भाई कैसे लिखा गया है तो ये कर्तृवाच्य है, वाक्य कैसा है तो ये कर्मवाच्य है, और वाक्य कैसा है तो ये भाववाच्य है। ये बड़ा ही सिंपल होता है वाच्य को पहचानना। सिंपल सी बात इसमें यही देखी जाती है कि जब आपके वाक्य में क्रिया विधान का मुख्य विषय कर्ता होता है, यानी आपका सेंटेंस ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट बन रहा है, तो उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जहां पर क्रिया विधान का मुख्य विषय कर्म हो, यानी ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बन रहा हो, यानी क्रिया के स्वरूप का निर्धारण जो है वो कर्म के अनुसार हो रहा हो, तो वो कर्मवाच्य होता है। और जहां पर क्रिया के स्वरूप का निर्धारण इन दोनों के अनुरूप न हो करके क्रिया के अपने भाव या परिस्थिति के अनुकूल होता है, तो वो वाक्य जो है वो भाववाच्य में होता है। तो एक तो इनकी पहचान किया जाना, और दूसरा इसमें जो सबसे वाइटल पार्ट है जो दे रखा है कि वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन का मतलब आप सीधे सीधे ट्रांसफॉर्मेशन समझ लीजिए कि वाक्य यदि कर्तृवाच्य में दिया गया है तो उसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, या कर्मवाच्य मतलब ये हुआ कि परस्पर वाच्य कैसे बदलेंगे। ये वाक्यांतरण का ही, ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पार्ट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में 2 तरह से, एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष कथन अप्रत्यक्ष कथन, और दूसरा जो होता है ये वाच्य का परिवर्तन होता है। वाक्यांतरण में तीसरा तरीका एक और, वाक्यांतरण में और भी चीजें आती हैं, जैसे एक से दूसरे फॉर्म में बदलना, मतलब सरल वाक्य को संयुक्त में बदलना, संयुक्त को मिश्र में बदलना, रचना के आधार पर आपस में वाक्यांतरण, और ठीक उसी तरह से अर्थ के आधार पर वाक्यांतरण। तो वाक्यांतरण जो होता है उसके 4 सेक्शन बन जाते हैं। तो यहां पर सिर्फ एक सेक्शन की बात की जा रही है, वाच्य परिवर्तन।
मतलब कोई वाक्य कर्मवाच्य में दिया है तो उसे कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे या भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, या कर्तृवाच्य वाले वाक्य को कर्मवाच्य या भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, यही है वाच्य परिवर्तन। बाकी यहाँ तीनों वाच्यों के आपके नाम दिए गए हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है आपके 15 मार्क्स का, ये आपका पूरा का पूरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, हिंदी की जो व्याकरणिक संरचना है वो पूरा का पूरा इसमें समाहित हो जाता है। एक दो चीजों को यदि छोड़ दिया जाए तो व्याकरणिक संरचना जो है ये पूरी की पूरी इसी में आपकी समाविष्ट हो जाएगी। इसके बाद दूसरा यूनिट देखिए, शब्द विवेक। शब्द विवेक का अभिप्राय हुआ आपका सिंपल, आपका वोकैब्युलरी, वोकैब, मतलब आपका शब्दकोश कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करता है ये आपका पूरा का पूरा मामला। अब इसमें जो है शब्द भेद, यूनिट का नाम जो है, पहला यूनिट जो है वो है शब्द भेद, मतलब शब्द के भेद। अब शब्द भेद में आप देखेंगे कि शब्द भेद कई आधारों पर किया जाता है। शब्द भेद जो किया जाता है आपका, आप देखेंगे कि एक तो शब्द भेद जो किया जाता है वो अर्थ के आधार पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर जब आप शब्द भेद करते हैं तो अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द से अभिप्राय ये होता है कि ऐसे शब्द जो अर्थ सहित हों सार्थक हैं, और जो अर्थ रहित हों निरर्थक हैं। निरर्थक शब्द सिर्फ परिभाषा तक ही सीमित रहता है। सार्थक शब्दों के अंतर्गत आपसे कई तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं। जैसे सार्थक शब्दों की कैटेगरी में आपसे विलोम शब्द वहीं से पूछा जाएगा। ये देखिए, पर्यायवाची, समानार्थी, विलोमार्थी, अनेकार्थी, समूहवाची, समरूप भिन्नार्थक और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारा का सारा जो है आपका सार्थक शब्दों के हिस्से में, मतलब अर्थ के आधार पर जो हम शब्द भेद करते हैं उसी का हिस्सा है। अब इसमें से कुछ चीजें, जैसे पर्यायवाची आप सभी जानते हैं, समानार्थी अलग होता है पर्यायवाची। कई बार बच्चों को यह भ्रम हो जाता है कि पर्यायवाची और समानार्थी एक ही है। सामान्य अर्थों में दोनों एक ही होते हैं, लेकिन प्रयोग भिन्नता होती है। पर्यायवाची शब्दों में यह होता है कि आप एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन समानार्थी शब्दों में ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप एक के बदले दूसरे शब्द का प्रयोग करें। जैसे अगर आप नीरज, जलज, कंज, पंकज, ये पर्यायवाची शब्द हैं। अब इनमें से किसी एक के बदले, नीरज के बदले आप जलज का प्रयोग कर सकते हैं, कंज का प्रयोग कर सकते हैं, अंबुज का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं, तो एक दूसरे के बदले इनका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन एक दूसरे के समानार्थी शब्द जो हैं वो एक दूसरे की जगह पे प्रयोग नहीं किए जा सकते। इसलिए नहीं किए जा सकते कि अर्थ समान होने के बावजूद उनमें प्रयोग भिन्नता होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि अस्त्र और शस्त्र दोनों समानार्थी शब्द हैं, दोनों का मतलब हथियार ही होता है, लेकिन अस्त्र के जगह पर आप शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते, शस्त्र के जगह पर आप अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे ही शब्दों को कहा जाता है समानार्थी। तो दोनों में अंतर होता है। इसको आगे हम लोग क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे। अनेकार्थी शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। हिंदी शब्दकोश में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो एकार्थी हैं और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अनेकार्थी हैं। मतलब अभिधात्मक अर्थ ही उनके कई हो जाते हैं, व्यंजना लक्षणा की तो बात ही अलग है। जो एकार्थी होते हैं उनका एक ही, जैसे अगर हम धतूरा कहें तो धतूरे का एक ही अर्थ है, लेकिन उसके जगह पर अगर हम कनक शब्द का प्रयोग करें तो कनक शब्द जो है वो अनेकार्थी हो जाता है, क्योंकि कनक का एक अर्थ धतूरा भी होता है, एक अर्थ स्वर्ण भी होता है, और कनक शब्द जो है गेहूं की एक प्रजाति का नाम भी है। तो इस तरह से हमें एकार्थी अनेकार्थी, यहाँ पर एकार्थी अनेकार्थी कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो एक तो परिभाषा के स्तर पर इसे ध्यान रखना, दूसरा एकार्थी अनेकार्थी शब्दों की पहचान, और पहचान के साथ साथ ये भी आपको दर्शाना होता है। अक्सर ऐसे एक दो क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं कि उनके
अर्थ पूछ लिए जाते हैं कि इस शब्द के और कौन कौन से अर्थ होते हैं। इसके बाद समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्दों में ऐसे शब्दों को लिया जाता है जो पूरे समूह का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। कभी कभार तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कभी कभी किसी खास चीज के समूह के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसके लिए कौन सा समूहवाची शब्द होता है। जैसे साधु संतों का जत्था होता है, साधु संतों के समूह के लिए जत्था का प्रयोग करेंगे, मंत्रियों के लिए मंडल का प्रयोग करेंगे, छात्रों के लिए संघ का प्रयोग करेंगे, संस्थाओं के भी संघ होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई बार, अब जैसे गाड़ियों का तो काफिला होगा भाई। तो इस तरह से किसी खास चीज के समूह के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि इस खास चीज के समूह के लिए कौन सा शब्द होता है। तो इसमें यही आपको परिभाषा के लेवल पे। नेक्स्ट जो है आपके शब्द भेद में वो है समरूप किंतु भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द इसमें पूछे जाते हैं जिनका उच्चारण या जिनकी ध्वनि एक जैसी होती है लेकिन अर्थ भिन्नता होती है, यानी अर्थ जो होते हैं इनके अलग अलग होते हैं। कई बार ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, अंश और अंश। अब इन शब्दों को क्या कहा जाएगा? समरूप किंतु भिन्नार्थक शब्द। अंश का मतलब भाग या हिस्सा और इस अंश का मतलब होता है कंधा। तो ये दिखने में एक जैसे हैं, उच्चारण भी सिर्फ तालव्य और दंत्य का अंतर है, अंश अंश। तो उच्चारण के लेवल पे जो डिफरेंस है उसी के आधार पर इनके अर्थ जो हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग हैं। ऐसे ही शब्दों के पेयर को, ऐसे ही शब्दों के युग्म को कहा जाता है समरूप किंतु भिन्नार्थक शब्द कहिए, चाहे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहिए, चाहे समोच्चारित शब्द कहिए, एक ही बात होता है। तो ये भी पूछा जाता है और ये अक्सर जो पूछे जाएंगे आपसे वो पेयर में, जोड़े में पूछे जाते हैं। ये सवाल जो होगा आपसे वो जोड़े, शब्दों का जोड़ा होगा और तब उनका अर्थ पूछा जाएगा कि कभी एक का दे के दूसरे का पूछ लिया जाता है, कभी दोनों के ही पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहां पर पारिभाषिक शब्द प्रयोग किए जाते हैं वाक्य या वाक्यांश के लिए। एक शब्द के संदर्भ में यदि आपने सामान्य शब्द का प्रयोग किया तो आपका आंसर गलत हो जाता है। इसमें पारिभाषिक शब्द होते हैं और परंपरा से प्रचलित वो शब्द हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी आपके शब्दकोश का हिस्सा है और इसे भी आपको रटना होता है। जैसे अगर पूछ दिया कि भाई पर्वत का ऊपरी भाग के लिए एक शब्द क्या होता है, तो पर्वत का ऊपरी भाग के लिए सामान्य देखेंगे तो हम सामान्य बोलचाल की भाषा में चोटी भी कहते हैं, शिखर भी कहते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी अगर हम उत्तर करते हैं तो हमारा उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड है अधित्य का। तो यहां पर वाक्यांश या वाक्य के लिए एक शब्द जो है ये आपके प्रीलिम्स में भी रहता है, एक आध क्वेश्चन यहां से पूछ देता है, वहां भी है सिलेबस में, और मेंस में यहां से आप ये मान के चलें कि कम से कम 2 शब्द या एक शब्द तो पूछा ही जाएगा। अब इसके बाद जो आपका इसमें दिख रहा है शब्द भेद में तत्सम तद्भव देशज विदेशज, इसे कहा जाता है स्रोत के आधार पर शब्द के भेद या इतिहास के आधार पर शब्द के भेद या उद्गम के आधार पर शब्द के भेद। मतलब शब्दों का उद्गम कैसे हुआ है या हिंदी भाषा में आज जो शब्द वर्तमान है उनका इतिहास क्या रहा है, कहां से कैसे ट्रैवल करते हुए वो यहां तक आए हैं। या स्रोत यानी हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है, हिंदी भाषा की जो अपनी शब्द संपदा है, उसमें शब्द किन किन स्रोतों से आए हुए हैं। इसी आधार पर ये शब्द के भेद जो किए जाते हैं आपके तत्सम तद्भव देशज विदेशज और संकर। तत्सम उन शब्दों को कहा जाता है जो संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप में हिंदी में आ गए। तद्भव उन शब्दों को कहा जाता है जो संस्कृत भाषा से बिगड़ करके, विकृत होकर के हिंदी में आए। देशज शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए हैं। विदेशज शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो विभिन्न विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं हिंदी में।
और संकर शब्द, उन शब्दों को संकर से यहाँ मतलब, यहाँ देखिए सिलेबस जो दिया है आयोग ने, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए दंत स वाला संकर। तालव्य स वाला शंकर तो शिव के लिए होता है, यहाँ पर जो संकर है ये आपका हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिडाइजेशन से बने हुए शब्द, यानी तत्सम के साथ विदेशी मिलाकर के जो शब्द बने, या तद्भव के साथ विदेशी मिलाकर के जो शब्द बने, या देशी के साथ विदेशी मिलाकर के जो शब्द बने, या दो अलग अलग विदेशी भाषा के शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बने, उसी को कहा जाता है संकर शब्द। तो ये जो होता है इसे आप कह सकते हैं स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर, या उद्गम के आधार पर शब्द के भेद। इसके बाद आपके सिलेबस में है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ जो होते हैं ये रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कहे जाते हैं। मतलब शब्दों की जो रचना हुई है, हिंदी भाषा के शब्दों में आप कुछ शब्दों को पाएंगे कि वो रूट वर्ड्स हैं, मतलब वो मौलिक स्वरूप उनका वही है, मौलिक स्वरूप में है, और कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने हुए हैं। तो इस तरह के शब्दों की प्रकृति तीन होती है। जो रूट वर्ड्स होते हैं, जिनके दो सार्थक टुकड़े खंड नहीं किए जा सकते, वो रूढ़ कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके आप दो सार्थक खंड करो और सार्थक खंड उनके जो खंडों के अर्थ हैं उस अर्थ पर मूल अर्थ की निर्भरता होती है, परिणामी अर्थ की निर्भरता होती है, तो उसको यौगिक कहा जाता है। और जब परिणामी शब्द का अर्थ उसके खंडों से बिल्कुल ही भिन्न हो, परे हो, तो उसको योग रूढ़, मतलब योग से बना हुआ है लेकिन उस पर अन्य अर्थ रूढ़ हो जाता है। तो इस तरह से ये जो हम पढ़ते हैं रूढ़, यौगिक या योग रूढ़, ये आपका है रचना कहिए या व्युत्पत्ति कहिए के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो इस तरह से शब्द भेद में आपके कई टॉपिक हैं, जिसमें ज्यादातर टॉपिक ऐसे हैं जो सेल्फ करने होते हैं, विलोम, पर्याय, एकार्थी, अनेकार्थी, ये सब रटने की चीजें हैं। कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण हैं या जो फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं उन्हें मैं क्लास में जरूर कराऊंगा, लेकिन कुल मिलाजुला के फैक्ट यही है कि इसमें आप खुद से स्वयं जितना मेहनत करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि वो कैब आदमी का अपना पार्ट होता है, वो कैब पढ़ाया नहीं जाता, वो कैब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अपने आप विकसित होता है। तो यहाँ पर जो आपका है इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित है। इसके बाद दूसरे यूनिट का जो दूसरा सब टॉपिक है वो है शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि से मतलब यही हुआ कि वर्तनी, स्पेलिंग। आपने देखा होगा करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे कि हमने देखा कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द होते हैं, तो जो रूढ़ शब्द हैं उन्हें तो आपको याद ही करना होगा। जो यौगिक या योग रूढ़ शब्द होते हैं वो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने होते हैं, यानी वो शब्द संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय की प्रक्रिया से बने होते हैं। तो स्पष्ट है कि वो शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं शब्द, ये जानने के लिए हमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय का ज्ञान होना जरूरी है। उसके लिए कोई अलग से टॉपिक नहीं होता, उसके लिए हम शब्द निर्माण, शब्द रचना की जो प्रक्रिया है, उन्हीं प्रक्रियाओं को अगर हम विश्लेषणात्मक तरीके से एनालिटिकल वे में पढ़ेंगे तो हम उन अशुद्धियों को आसानी से पहचान जाएंगे कि भाई यहाँ पर स्पेलिंग संबंधी क्या एरर है, क्या नहीं है। तो इसमें आपका शब्द शुद्धि जो है ये समझ लीजिए आपका वर्तनी यानी स्पेलिंग टेस्ट है। ठीक है, तीसरा जो यूनिट है आपका वाक्य रचना। तीसरा यूनिट आपका वाक्य जो है ये सबसे वाइटल टॉपिक है और ये थोड़ा सा आपका टेढ़ा टॉपिक है बाकियों से। इसमें हमें वाक्य की रचना कैसे होती है, वाक्य के घटक क्या क्या होते हैं, इसके बाद वाक्यों के भेद जो किए जाते हैं वो पढ़ना है। तो पहले हम परिभाषा के लेवल पे इसको देखेंगे कि वाक्य क्या होता है, वाक्य के घटक क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट, घटक से मतलब कंपोनेंट, अंग, तो वाक्य के अंगों का विश्लेषण किया जाना और तब वाक्य के भेद पढ़ना। वाक्य के भेद से भी संबंधित क्वेश्चन आपसे आते हैं, किए जाते हैं।
अर्थ के आधार पर भी वाक्य भेद पूछे जाते हैं और रचना के आधार पर भी वाक्य भेद पूछे जाते हैं। जब आप अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे तो 8 भेद पढ़ेंगे, और जब आप रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे तो 3 भेद पढ़ेंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो एक तो इनकी पहचान कि वाक्य कैसा है तो सरल है, कैसा है तो संयुक्त कहेंगे, कैसा है तो मिश्र कहेंगे, या फिर अर्थ के आधार पर वाक्य कैसा है, वाक्य से कैसा अर्थ ध्वनित होता है तो उसे हम विधि वाक्य कहेंगे, कैसा अर्थ ध्वनित होगा तो उसे हम प्रश्नवाचक कहेंगे, कैसा होगा तो विस्मयवाचक कहेंगे, कैसा है तो आज्ञावाचक या इच्छावाचक कहेंगे या संकेतार्थक कहेंगे। जितने भी 8 के 8 भेद होते हैं वो लाक्षणिक आधार पर भी पूछे जाते हैं। अब इसमें जो तकनीकी पक्ष है इसका वो है ये कि आपस में वाक्यांतरण करना, परस्पर वाक्यांतरण, अर्थ के आधार पर भी वाक्यांतरण होता है और रचना के आधार पर भी वाक्यांतरण होता है। इन दोनों ही वाक्यांतरणों को हम अलग अलग देखेंगे। अर्थ के आधार पर जैसे कोई वाक्य विधिवाक्य है तो उसे प्रश्नवाचक कैसे बनाया जाए, या प्रश्नवाचक दिया है तो विधिवाचक कैसे बनाया जाए, या निषेधवाचक कैसे बनाया जाए, या विस्मयवाचक कैसे बनाया जाए। तो यहाँ क्या होता है कि सैंपल सेंटेंस दे दिए जाते हैं और निर्देश ये दिया जाता है कि इस वाक्य को जैसे विधि वाक्य में दिया गया है तो दे देगा कि प्रश्नवाचक में बदलिए या निषेधवाचक में बदलिए, मतलब आपस में किसी एक से दूसरे में बदलने के लिए निर्देश किया जाता है और तब आपको उसको बदलना होता है। ठीक यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस आपका रचना के आधार पर भी वाक्यों में परिवर्तन करने का होता है कि भाई सरल वाक्य दिया है तो उसे आप संयुक्त में कैसे बदलेंगे या मिश्र में कैसे बदलेंगे। ये आपस में इन तीनों में कोई भी एक दे दिया जाएगा और उसे दूसरे में आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आपको वाक्य के स्तर पर आता है। ठीक है, उन्हीं के नाम दिए हैं यहाँ पर, जैसे रचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, और व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन यानी अर्थ के आधार पर जो हम भेद पढ़ते हैं उसमें आपका प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, सकारात्मक, नकारात्मक, इन्हीं को आपस में चेंज करना होता है। इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना भी है। सकारात्मक जिसे मैंने विधि वाक्य कहा उसी को सकारात्मक भी कहा जाता है। बाकी मैंने बताया ही, नकारात्मक कहिए चाहे निषेध सूचक कहिए, विस्मयादिबोधक कहिए चाहे विस्मयवाचक कहिए, एक ही बात है, प्रश्नवाचक। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपस में। इसके बाद जो है आपके विराम चिन्ह है। इसी यूनिट में आपका वाक्य रचना में ही विराम चिन्ह भी दिया हुआ है। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्हों का परिचय और उनके उपयोग, किस विराम चिन्ह की क्या पहचान होती है और उसका प्रयोग कब और क्यों किया जाता है, उसका प्रयोग नहीं करने से क्या अशुद्धियां हो सकती हैं। तो ये सारे जितने विराम चिन्ह हैं उन्हें परिभाषा के लेवल पे भी पूछा जाता है, यानी उनके प्रयोग के स्तर पर पूछा जाता है, उनके चिन्ह भी पूछे जाते हैं। इसके बाद है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि के लिए आपका ये कोई अलग से टॉपिक नहीं होता। आप जितना व्याकरण पढ़ के आएंगे यहाँ तक उन्हीं सबको अप्लाई करना है। वाक्य शुद्धि में संज्ञा संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं, विशेषण संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं, लिंग वचन कारक संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं, और कई बार इन सबको मिलाकर के एक मिसलेनियस टाइप बना दिया जाता है। तो मिसलेनियस एरर के लिए भी क्वेश्चन उठाया जाता है। तो यहाँ पर वाक्य शुद्धि अशुद्धि में आपको पूरे के पूरे व्याकरण को यूटिलाइज करना है कि कहाँ हमें क्या चीज़ लगाना है तो वाक्य हमारा सही होगा। यहाँ पर अक्सर बच्चों से जो गलती होती है वो यही होती है, यहाँ जो क्वेश्चन होता है अशुद्ध वाक्य दे देगा, उसको शुद्ध करके लिखना होगा। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आपको टिक करना है कि ये शुद्ध है ये अशुद्ध है। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया जाता है और उसको आपको शुद्ध करके लिखना होता है। अब शुद्ध करके लिखने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको डीपली जाना होगा, क्योंकि आपको एरर की, अशुद्धि की पहचान होगी, तभी आप उस वाक्य को शुद्ध करके लिख सकते हो। तो यहाँ रीराइट करना है, करेक्ट रूप लिखना है, तो थोड़ा सा ये डिटेल में आपको देखना होगा।
ग्रामर पूरा फॉलो करते हुए आएंगे और फिर लास्ट में इस पर मैं एक पूरी क्लास डालूंगा कि ये अशुद्धियां इस तरह की होती हैं, इन्हें इस तरह से रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। इसके बाद होता है आपका स्लोगन लेखन। स्लोगन लेखन से मतलब यही है कि किसी विषय पर, किसी अभियान पर आपको स्लोगन लिखना होता है जो कि छोटा भी हो, आकर्षक भी हो और उसमें राइमिंग भी हो, और इसके साथ साथ वो सरल सुबोध और प्रवाहमान हो। मतलब उसमें फ्लो होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज सरल होनी चाहिए और साथ के साथ वो लोकप्रिय जल्दी हो जाए। इसके लिए उसमें थोड़ा बहुत अगर राइमिंग का ध्यान रखते हैं, लयबद्धता का ध्यान रखते हैं, तो वो आपका स्लोगन जो है वो आकर्षक हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि इसे क्यों लिखवाया जा रहा है। जब बतौर अधिकारी आप कहीं पे आपकी तैनाती होगी, वहां कोई अभियान, कोई योजना ऐसी चलाई जानी है जो जन कल्याणकारी है या जनहितार्थ है या पर्यावरण हितार्थ है, जिसका सार्वभौमिक प्रभाव है, तो ऐसी योजनाओं को त्वरित लोकप्रिय बनाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने देखा होगा कि स्लोगन्स यूज किए जाते हैं सरकार के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, और तब उस अभियान को चलाया जाता है। तो वो इससे होता क्या है कि वो जन जन तक बात पहुंच जाती है और जन जन के मन में वो बात घर कर जाती है, बस जाती है, और जो बात हमारे मन में बस जाती है हम उसे अपने दिनचर्या में शामिल करने का प्रयास करते हैं, उसे अपनी आदतों में शुमार करने का प्रयास करते हैं। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो स्लोगन होना चाहिए वो पूरी तरह से मौलिक होना चाहिए। आप कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे स्लोगन्स आपने देखे होंगे, सीधे दिख जाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसे, या पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड बहुत सारे स्लोगन आपको मिलेंगे, जल संरक्षण से रिलेटेड बहुत सारे स्लोगन आपको मिलेंगे, स्वच्छता अभियान से रिलेटेड बहुत सारे स्लोगन्स आपको मिलेंगे, स्वदेशी विदेशी स्वदेशी अपनाने को लेकर बहुत सारे स्लोगन आपको मिलेंगे। तो इसी तरह के मुद्दों पर आपको स्लोगन लिखना होता है। यहाँ ध्यान ये रखना है आपको कि आपका स्लोगन पूरी तरह से मौलिक होना चाहिए और उस स्लोगन की विशेषताओं की जो बात मैंने की उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं सिलेबस में। आगे सिलेबस में है आपका वाक्य रचना। वाक्य रचना से ये रिपीट हो गया है, इस पर चर्चा हम लोगों ने कर ली है। चलिए, ये तीसरा है जिसको हमने कर लिया है, इस पर हमने चर्चा कर ली है। चौथा यूनिट देखिए, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों बिल्कुल ही भिन्न भिन्न चीजें होती हैं, दोनों भिन्न भाषा की शक्तियां हैं। दोनों का ही प्रयोग लेखन और बोलचाल दोनों ही भाषाओं में होता है। अब यहाँ पर जब हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ेंगे तो पहले तो इसको डिफाइन करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों में अंतर समझेंगे, और यहाँ से जो प्रश्न होता है वो बिल्कुल पूर्व निर्धारित है। आप सबको भी पता है कि यहाँ से जो प्रश्न आता है उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 मुहावरे और 5 लोकोक्तियां दी जा सकती हैं, या 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 मुहावरे से 2 लोकोक्ति से, या 2 मुहावरे से 3 लोकोक्ति से, और इच कैरी 1 मार्क हो सकता है। अब उसमें क्या होगा कि आपको मुहावरे या संबंधित लोकोक्ति का अर्थ लिखते हुए उसका वाक्य में प्रयोग करना होता है। वाक्य प्रयोग में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि वाक्य प्रयोग हमेशा व्यावहारिक होना चाहिए और ग्रामेटिकली शुद्ध होना चाहिए, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। तो उसमें 2 चीजों का ध्यान आपको रखना होता है वाक्य प्रयोग में, व्याकरणिक शुद्धता और व्यावहारिकता, तभी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, वरना तो किताबी एग्जाम्पल लिख देने से उसमें बहुत अच्छे नंबर नहीं दिए जाते। तो ये ध्यान रखना है आपको, मुहावरे और लोकोक्तियों में व्यावहारिक प्रयोग करें, और दूसरा व्याकरणिक वो ना हो, गलती ना हो। मुहावरे लोकोक्तियां जो हैं ये सीधी भाषा में नहीं होती, ये लक्षणा और व्यंजना में होती हैं, इसलिए जैसे ये होते हैं इनके अर्थ बिल्कुल उनसे परे या भिन्न होते हैं।
तो यहाँ अर्थ को लेकर भी कंफ्यूजन होता है, और कई बार अर्थ आने के बाद भी आप उसका सही प्रयोग नहीं कर पाते, सही प्रयोग न कर पाने के कारण भी नंबर काट दिए जाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे मुहावरा है कि एक आंख से सबको देखना, और उसी के बगल में एक मुहावरा है कि एक ही लाठी से सबको हाँकना। अब देखिए, अर्थ लिखने जाएंगे आप तो दोनों के अर्थ तो एक ही तरह से लिखेंगे, लेकिन जब आप इन दोनों के वाक्य प्रयोग करेंगे, अगर आपने एक ही तरह से वाक्य प्रयोग कर दिया तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि एक ही आंख से सबको देखना, ये सकारात्मक संदर्भ में सकारात्मक भाव के रूप में लिया जाता है कि समदर्शी होना। धनी गरीब छोटा बड़ा सबके प्रति एक समान जो रवैया अपनाता है उसको कहा जाता है समदर्शी या एक आंख से देखने वाला। लेकिन उसी के जगह पर अगर ऐसा कह दिया गया कि एक ही लाठी से सबको हाँकना या एक ही डंडे से सबको हाँकना, तो इस मुहावरे का जो संदर्भ लिया जाता है वो नकारात्मक संदर्भ में लिया जाता है। मतलब अच्छा या बुरा, सही या गलत, सबके साथ एक जैसा ही बर्ताव करने वाला, दोषी निर्दोष दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव करने वाले को कह देते हैं एक ही लाठी से सबको हाँकना। जैसे कोई विद्वान है कोई मूर्ख है, दोनों को आप समान, तो इसको कहा जाता है एक ही लाठी से सबको हाँकना। तो अर्थ लिखने में तो एक ही तरह का लिखेंगे, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वहां पर आपको ये सावधानी रखनी होगी। ऐसे कई सारे उदाहरण आपको मैं दे सकता हूं जहां पर आपको अर्थ तो एक जैसा ही लगेगा, लेकिन आपको वाक्य प्रयोग में बहुत ही अंतर। ये चीज आपको लोकोक्ति और मुहावरे के लेवल पे भी होगा। वही चीज मुहावरे में अगर पूछा गया है तो कुछ और हो जाएगा, और वही चीज अगर लोकोक्ति में ही पूछी गई है तो कुछ और हो जाएगी। जैसे अगर कहा जाए धूप में बाल सफेद होना, तो मुहावरा हो गया। अब मुहावरा हो गया तो इसका मतलब ये होता है कि अनुभवहीन। और अगर उसी चीज को लोकोक्ति के रूप में आपने प्रयोग किया कि मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि मैं अनुभवी व्यक्ति हूं। तो ये बड़ा इसी चीज का ध्यान रखना होता है वाक्य प्रयोग करते वक्त लोकोक्ति मुहावरे में। मतलब अभिप्राय मेरा ये है कहने का कि हम लोग लोकोक्ति या मुहावरे को जितना लाइटली लेते हैं, जितना सरल समझते हैं, प्रयोग के स्तर पर वो वाकई उतना सरल नहीं होता है। तो प्रयोग के स्तर पर हमें विशेष सावधानी रखनी होती है, तब यहाँ आप 10 में से 7-8 नंबर गेन कर सकते हैं, 10 में से 10 भी गेन कर सकते हैं यदि उसमें एरर ना हो तो। इसके बाद 5वां यूनिट है आपका पत्र लेखन, अनौपचारिक एवं औपचारिक पत्र। अब तक आपसे औपचारिक पत्र ही पूछे जा रहे थे, यहां पर आपका डाल दिया है कि अनौपचारिक एवं औपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक और औपचारिक में आप अंतर समझते ही हैं। व्यक्तिगत पत्र जो होते हैं वो सारे अनौपचारिक होते हैं, और शासन प्रशासन के क्षेत्र में पत्राचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो भी पत्र होते हैं, प्रारूप होते हैं, वो औपचारिक होते हैं। और इतना ही नहीं, निजी क्षेत्रों में भी औपचारिक पत्रों के प्रयोग किए जाते हैं। अब निजी क्षेत्रों में जैसे आपने अपने महाविद्यालय में, आपने विश्वविद्यालय में कोई आवेदन किया, तो उसे आप अनौपचारिक तरीके से नहीं लिखेंगे, लिखेंगे औपचारिक तरीके से ही। वस्तुतः आप सरकारी व्यक्ति नहीं हैं और लिख रहे हैं तो वो निजी पत्र की श्रेणी में ही आएगा, लेकिन निजी होते हुए भी वो क्या है, औपचारिक है। तो निजी पत्रों में भी कुछ ऐसे पत्र होते हैं जिनमें औपचारिकता का ध्यान रखना होता है, और बाकी शासन प्रशासन के क्षेत्र में जो पत्राचार के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रारूप हैं वो तो औपचारिक लिखे ही जाते हैं। अब यहाँ पर आपका 15 नंबर का ये है, यहाँ पर औपचारिक भी आ सकता है, अनौपचारिक भी आ सकता है। पहले अनौपचारिक पत्र नहीं था इस सिलेबस में, अब ये चीज जो है आप समझ सकते हैं कि ये नया जोड़ दिया है। इससे पहले औपचारिक पत्र जैसे हम लोग जो फॉर्मेट पढ़ते पढ़ाते थे, आप सभी को भी ध्यान होगा
कि शासकीय पत्र पढ़ते थे, अनुस्मारक पढ़ते थे, अर्धशासकीय पत्र पढ़ते थे, आदेश पढ़ते थे, परिपत्र पढ़ते थे, कार्यालय ज्ञाप पढ़ते थे, अधिसूचना पढ़ते थे। इसके अतिरिक्त टिप्पण पढ़ते थे। कभी कभी कुछ परीक्षाओं में निविदाएं भी पूछ ली जाती हैं, टेंडर नोटिस भी होता था, और इसके साथ साथ प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट, ये पत्र भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे फॉर्मेट जो है पहले हुआ करते थे, अभी भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और जोड़ दिया है, आपका अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्रों पर भी थोड़ी सी दृष्टि बना के रखनी है। हालांकि यहाँ पर हाँ उसको खोला नहीं है, उसको डिटेल नहीं किया है, लेकिन मैंने जिन पत्रों के नाम रखे वो सारे के सारे औपचारिक श्रेणी में आते हैं। और बाकी किसी गैर सरकारी व्यक्ति के द्वारा किसी विभाग, किसी कार्यालय, किसी अधिकारी को लिखा गया जो पत्र होता है वो उस अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। यहाँ पर कहने का मतलब इसका यही है। इसके बाद है आपका प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन का मतलब इसको अंग्रेजी में आप सभी जानते ही हैं, रिपोर्ट कहा जाता है। अब रिपोर्ट तैयार करना आप समझ सकते हैं कि ये विधा जो है ये पत्रकारिता से जुड़ी हुई विधा है, जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ है ये। अब इसमें आपका खोल दिया है टॉपिक, सब टॉपिक खोल दिया है कि सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, संगठनों में घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित प्रामाणिक विवरण। अब देखिए ये इसको एक तरह से यहाँ पर आपके सिलेबस में परिभाषा भी लिख दिया है कि रिपोर्ट होता क्या है। रिपोर्ट जो होता है किसी भी घटना का यथा तथ्य निरूपण होता है, यथा तथ्य उसका लेखन होता है। मतलब यह है कि रिपोर्ट में तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, तथ्यों को उसी रूप में पिरोया जाता है, लिखा जाता है। तो ये अक्सर कोई इवेंट हो रहा है, कोई घटना हो गई उस पर, जैसे गौला नदी का पुल बह गया उस पर रिपोर्ट तैयार करना है, कहीं आपके कार्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया गया उस पर आपको रिपोर्ट तैयार करना है, कहीं निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया उस पर आपको रिपोर्ट बनाना है, कहीं पे कोई गोष्ठी सेमिनार हुई किसी विषय पर पर्यावरण को लेकर के उस पर आपको रिपोर्ट तैयार करना है। तो इस तरह से विषय कुछ भी हो सकता है। आपके विद्यालय, महाविद्यालय, आपके प्रांगण में कोई ऐसा कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम, हिंदी दिवस के अवसर पर कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया, कोई क्रीड़ा संबंधी कार्यक्रम आयोजित किया गया, कोई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित, कोई पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया गया, उस पर आपको क्या करना होता है कि एक विस्तृत रिपोर्ट लिखनी होती है। वही है आपका प्रतिवेदन। ठीक है, इसके बाद जो है ये भी आपका नया जोड़ा गया है सिलेबस में, ये पहले नहीं था, पहले रिपोर्ट लिखना नहीं था आपके सिलेबस में। इसके बाद है आपका हिंदी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद। हिंदी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद से मतलब यही है, अब यहाँ पर देखिए इसमें पारिभाषिक शब्द अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा काम आपका सरल इसलिए हो गया है कि यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि भाई प्रशासनिक शब्दों का ही मतलब आर्थिकी के शब्दों का नहीं है। वैसे तो विज्ञान के अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं, अर्थव्यवस्था बैंकिंग के अपने अलग होते हैं, शासन प्रशासन के अलग होते हैं, न्यायपालिका के अलग होते हैं, चिकित्सा शास्त्र का अपना, हर विषय के अपने अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दे रखा है कि प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद। अब इसमें शब्द भी हो सकता है, वाक्यांश भी हो सकता है। कई बार वाक्यांशों के लिए भी पूछ लिया जाता है और कई बार सिर्फ शब्द के लिए पूछा जाता है कि भाई इस शब्द का अनुवाद क्या होगा। जैसे आप कोई पत्र लिखते हैं और उसमें लास्ट में जब पत्रांत औपचारिकता यानी अधोलेख जब करते हैं तो अधोलेख में आप भवदीय लिख देते हैं, तो भवदीय का ही पूछ लेगा कि भाई इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो ऐसे जो शासन प्रशासन की शब्दावली में प्रयोग किए जाने वाले जो राजभाषा की अपनी शब्दावली है, ऑफिशियल लैंग्वेज की अपनी शब्दावली है, उसका हिंदी रूप दे करके
उसका अंग्रेजी रूपांतरण आपसे पूछा जाएगा। ये सीमित शब्द हैं, उस शब्दों को यदि ठीक से देख लिया जाए तो ये बड़ा सरल है। यहाँ 10 में से 10 अंक ले लेना बिल्कुल सरल है, क्योंकि यहाँ अगर सही है, स्पेलिंग वाइज भी शुद्ध है, तो आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा, मैथ्स की तरह सॉलिड नंबर इसमें आपको मिल जाएंगे। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है, बोधन। बोधन का मतलब समझ लीजिए पाठबोध, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को पढ़ करके उसको समझना, उसको समझने की जो क्रिया होती है वही कहलाती है पाठबोध या बोधन, और अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें अपठित अवतरण पर पूछे गए बोध प्रश्नों के उत्तर तैयार करना, मतलब एक अनसीन पैसेज दे देगा आपको, और उस पैसेज को पढ़ करके उससे संबंधित जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको पढ़ करके उससे ये पूछ देगा कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, गद्यांश में प्रयुक्त इस शब्द का आशय क्या है, गद्यांश में लेखक का अभिप्राय क्या है, गद्यांश का निष्कर्ष क्या है, या गद्यांश में किन किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न संभावित हो सकते हैं, जो कि गद्यांश जब हम सामने रख के उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारे प्रश्न जो हैं खुल के आपके सामने आ जाएंगे। तो यही है आपका सिलेबस पूरा का पूरा। इसके बाद आपका आता है 8वां यूनिट। 8वें यूनिट में आप देखेंगे, 8वां जो यूनिट है इसमें सार लेखन है। सार, सारांश, संक्षेपण। वैसे सार और संक्षेपण दोनों अलग अलग बातें होती हैं। सार अलग होता है, सार या सारांश ये दोनों एक ही बात हुआ, संक्षेपण उससे अलग होता है। अब इसमें क्या होता है कि जनरली सार या संक्षेपण दोनों की ही प्रक्रिया में जो मूल या दिया हुआ गद्यांश होता है उसे आपको 1/3 में प्रेजेंट करना होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन होगा आपके प्रश्न पत्र में भी, ये इंस्ट्रक्टेड होगा। विस्तृत लेख हो, निबंध हो, प्रतिवेदन हो, भाषण हो या पत्र हो, पत्र का भी सार लेखन होता है जिसको टेबुलर फॉर्म कहा जाता है, उसको टेबुलर फॉर्म में डालना होता है पत्र को। तो ये कोई भी हो सकता है, इसमें कोई अनसीन पैसेज दे देगा, कोई निबंध का हिस्सा काट के दे देगा, कोई रिपोर्ट दे देगा, किसी के द्वारा दिए गए भाषण को उठा करके रख देगा, और उसको क्या करना होगा आपको, आइदर समराइज और प्रिसाइज। दोनों के लिए ही वर्ड लिमिट जो होता है वो ऑलमोस्ट 1/3 होता है। जब आप समरी लिखते हैं तो समरी के लिए रूल ये होता है कि उसको 1/3 या लेस देन 1/3 कर सकते हैं। संक्षेपण 1/3 में ही होता है। दोनों की विधियां अलग होती हैं। समरी राइटिंग में मौलिकता है, उसको पढ़ करके समझ करके अपने शब्दों में लिखना होता है, और जब आप संक्षेपण करते हैं, प्रिसाइज करते हैं, तो आप उन्हीं शब्दों को काट छांट के कम करते हैं। जबकि सार जब लिखना है तो आपको पढ़ करके समझ करके अपने शब्दों में लिखना होता है। और यही चीज जब लेटर के कंटेक्स्ट में आता है, पत्र में आता है, शासकीय अर्थशासकीय पत्र के संदर्भ में अगर आपको करना है, तो फिर उसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में उसको क्या किया जाता है, समराइज कर दिया जाता है। आगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 9वां टॉपिक जो जोड़ा है ये भी नया टॉपिक है आपका, पल्लवन। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ ही हुआ विस्तार करना। तो पल्लवन का मतलब यह है कि यहां पर आपको कोई स्लोगन दे देगा, कोई कहावत दे देगा, कोई मुहावरा दे देगा, या किसी के द्वारा कहा गया सूत्र वाक्य दे देगा, और आपको क्या करना है कि उसका भाव विस्तार करना है, उसके भावों को खोलना है, उसको डिटेल में लेके जाना है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है पल्लवन। अब आपको कितने शब्दों में करना है ये आपके पेपर में इंस्ट्रक्टेड होगा, फिर भी मोटा मोटा आपको ये ध्यान रखना है कि पल्लवन करने के क्रम में जैसे हम किसी रेखांकित अंश वगैरह की व्याख्या करते हैं ना, उसी शैली को अपनाना है और उसे एक विस्तारित रूप देना है। यानी इसमें जो भी शब्द वगैरह आप यूज करेंगे आपको अपनी ओर से लगाना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उन आप जो भी लिख रहे हैं दिए गए लोकोक्ति मुहावरे या सूत्र वाक्य के साथ उसकी रिलेवेंसी बननी चाहिए, उसकी प्रासंगिकता बननी चाहिए। अगर बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही है तो मामला गड़बड़ हो जाता है जी। फिर वही चीज यहां पर दिया है कि सूत्रों, वाक्यों, सूक्तियों, कहावतों, लोकोक्तियों आदि की व्याख्या और विस्तार करना।
ठीक है। उसके बाद 10वां यूनिट जो है आपको हिंदी अवतरण का अंग्रेजी में अनुवाद, और 11वां है अंग्रेजी अवतरण का हिंदी में अनुवाद। मतलब छोटे छोटे पैसेज आपको 4 5 6 लाइन के दे दिए जाएंगे, एक तो हिंदी में एक अंग्रेजी में। हिंदी वाले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो ये सरल होता है, बड़ा ही आसानी से किया जा सकता है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुल मिला जुला करके आपके 150 अंकों का जो सिलेबस है वो यही है, जिसमें से कुछ चीजें पुराने सिलेबस, मतलब आप समझ सकते हैं लगभग 70% आपके पुराने सिलेबस का हिस्सा है। 30% चीजों के लिए आप समझ सकते हैं कि उसे नया एड ऑन किया गया है, वो नई चीजें हैं। जैसे पल्लवन हो गया, रिपोर्ट हो गया, ये टोटली पहले नहीं था। अनौपचारिक पत्र पहले नहीं था। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो नई जोड़ी गई हैं, और बाकी आपके सिलेबस का 70% हिस्सा जो सामान्य हिंदी का है वो पुराना वाला हिस्सा ही है। तो ये हमारा आज के सिलेबस पर डिस्कशन था। आज की क्लास इसी डिस्कशन के लिए रखी गई थी। कल से इसी समय हमारी क्लास जो है, कल पहली क्लास आएगी, कल से क्लास की शुरुआत होगी। समय यही रहेगा आपका 11:30 से 12:30 के बीच हमारी क्लास जो होगी फर्स्ट पेपर की सामान्य हिंदी की चलेगी। और हम लोग शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, जो सबसे पहले हम लोग संधि, जिस सीक्वेंस में मैंने सिलेबस को डिस्कस किया है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय होते हुए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कल मिलते हैं हम लोग क्लास में नई क्लास के साथ।